नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एंटी नेशनल अर्बन नक्सल टर्माइट्स की अपार सफलता के बाद बाजार में एक नया नाम आया है, आंदोलन जीवी। यानी कि वो लोग जो आंदोलन की बुनियाद पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। आंदोलन किसी का भी हो रहा हो, वो उसमें कूद पड़ते हैं और अपनी आजीविका तलाश कर लेते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद से। अब 2 महीने से भी ज्यादा, 75 दिन से ज्यादा किसानों का ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। और उसके बाद अब ये लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात कहेंगे कि किसानों के जख्मों पर कोई मरहम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 200 से ज्यादा किसान, उनकी जान जा चुकी है इस पूरे आंदोलन में। पिछले 2 महीने से ज्यादा वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस सब से बहुत दूर अब बाकायदा एक तरह से अपराधी एक तरह से घोषित कर दिया है। मैं कहूं कि एक अपमानित करने की कोशिश की है इन आंदोलनकारी किसानों को देश के प्रधानमंत्री ने। देश की संसद से जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे यह भी पता चलता है कि हम किस तरह से इन आंदोलन को देख रहे हैं। वो एक तरफ है, आंदोलनकारी इस आंदोलन को क्यों कर रहे हैं वो दूसरी तरफ है। लेकिन देश की सत्ता में बैठे हुए लोग, सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि जो नई डेफिनेशंस, जो नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं अब किसानों को लेकर, देश के करोड़ों लोगों को लेकर और उन करोड़ों परिवारों को लेकर जिनकी पूरे तरीके से गुजर बसर कृषि पर ही होती है, उनको लेकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, न सिर्फ कि इस बात से जाहिर होता है जो उन्होंने कहा कि आंदोलन कार्यों के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया कि आंदोलन जीवी हैं वो, और आंदोलन जीवी परजीवी यानी कि पैरासाइट्स, यानी कीड़े मकोड़े, वो लोग जो आंदोलन पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा एक और शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो शब्द था फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी कि विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा। यानी उसका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो रियाना है पॉप स्टार, या इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग या फिर मिया खलीफा जैसे लोग, या इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग हैं विदेशी जो इन्फ्लुएंसर्स जिसे कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के समाज और राजनीति पर एक तरह का प्रभाव रखते हैं वो लोग। और इसी वजह से रियाना के एक ट्वीट पर ऐसा लगा कि पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई है। रियाना ने कहा, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट इट, यानी हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और पूरी दुनिया इस पर बात करने लगी। तो किस तरह से जो टर्माइट शब्द का इस्तेमाल पहले किया गया, दीमक शब्द का इस्तेमाल किया गया अमित शाह के जरिए, देश के गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन 2 लोगों में उनका शुमार है जो इस पूरे देश को चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो उनके दीमक शब्द के बाद अब ये परजीवी शब्द का यानी कि पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके क्या मायने हैं ये तो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे खुद नरेंद्र मोदी, जो आंदोलन का पूरा इतिहास है, खुद जो आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, यानी कि एक बार आंदोलन किया जाता है, उसके बाद सत्ता हाथ आ जाए तो फिर तमाम वो रास्ते रोक दिए जाते हैं उन तमाम लोगों के जो आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री को कैसे बता रहे हैं कि एक टोली है, ये बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बाद ये आंदोलन जीवियों की एक टोली है। चाहे वकीलों का प्रदर्शन हो रहा हो, आंदोलन हो रहा हो, या छात्रों का आंदोलन हो रहा हो, या मजदूरों का आंदोलन हो रहा हो, ये लोग बिना आंदोलन के जी नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी सामने होते हैं, कभी वो पीछे भी रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका गुजारा सिर्फ
आंदोलनों से होता है। ये भी एक तरह से बताना जरूरी था कि ये भी बता देते कि आखिर जब ये लोग आंदोलन में भाग लेते हैं तो इनको क्या मिलता है। इनको लाठियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, गोली मारो के नारे मिलते हैं, पुलिस केसेस मिलते हैं और स्टेट का पूरा एक जो मशीनरी है वो इनके पीछे लग जाती है। क्या इस सब की तलाश में ये लोग वहां पहुंचते हैं? नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा फायदे भी अगर गिना देते तो बड़ी अच्छी बात होती। आइडियोलॉजिकल स्टैंड को भी लेकर जिस तरह से उन्होंने चुटकी ली है कि आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेते हैं और इस तरह के लोगों की पहचान करके उनसे देश को बचाना चाहिए। कुछ दिनों पहले की बात है जब नरेंद्र मोदी जी कपड़ों से पहचान कर रहे थे लोगों की, अब ये कह रहे हैं कि इनकी पहचान करनी चाहिए कि जो लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं सामने से या फिर पीछे से। याददाश्त ऐसा लगता है कि बहुत कमजोर है हमारे नेताओं की। इससे पहले वो भूल गए कि किस तरह से क्या संघ का जो पूरा मंदिर निर्माण का आंदोलन था, क्या उसको आंदोलन कहेंगे या नहीं कहेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अन्ना हजारे ने जो पूरे मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पर सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी जी उनकी पार्टी भाजपा को हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पैर उखड़ गए। प्रशांत भूषण ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आरएसएस का प्रोजेक्ट था। तो साफ तौर पर इसके भी तमाम सबूत मिलते हैं कि किस तरह के आंदोलनों से लगातार मदद होती रही है। जो भाजपा है उनको, नरेंद्र मोदी है खुद को। और वायर पर जाकर ये आर्टिकल जरूर पढ़िए जो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। ये आर्टिकल नरेंद्र मोदी जी को उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से जो 1973 का जिक्र कर रहे हैं। रघु कर्नाट का भी ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नवनिर्माण आंदोलन था गुजरात का, उसमें उन्होंने भाग लिया एक 20 22 साल के एक युवा के तौर पर 1974 में। और कैसे वो आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके लिए एक बड़े संकट के तौर पर उभरा। तो ये आर्टिकल ये भी बताता है कि कैसे कॉलेज के मुद्दों से, कैंटीन के मुद्दों से शुरू होकर ये पूरा मामला राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया और इंदिरा गांधी सरकार को किस तरह से एक तरह से हिला कर रख दिया। बाकायदा एक किताब में नरेंद्र मोदी जी ने जो बाद में पब्लिश हुई उसमें लिखा संघर्ष मां गुजरात, उसमें उन्होंने लिखा है कि सड़कों पर आना चाहिए युवाओं को और जिससे कि जो लोकतंत्र है वो ना मरे, नॉट लेट डेमोक्रेसी डाई। इसमें बाकायदा ये अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट है जो बताती है। ये भी लिंक आप अपने कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं ताकि जो याददाश्त है वो हमारे दर्शकों की कम से कम बनी रहे कि वो किस तरह से आज को देखते हैं, कल के नजरिए से देखा जाए। तो यानी एक अफसोस की बात है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसान वाकई क्या विदेशी ताकतों की मदद लेके अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। यानी कि जब पहले सीएए में प्रोटेस्ट हो रहा था, सीएए को लेकर, उसके बाद अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना वो लोग जो है देश प्रेमी थे, ना ये लोग देश प्रेमी हैं। आखिर ये भी पता चलना चाहिए कि असली देश प्रेमी कैसा होता है, कैसी पहचान होती है। क्योंकि कपड़ों से पहचान करने की बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अभी भी पहचान करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाऊं और आपका ध्यान इसकी तरफ दिलाऊं कि इसके अलावा जो लोगों की पहचान करने की जो कोशिशें हो रही हैं और कानून की जो हमारी जो चार दीवारी है उसके बाहर जाकर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। आप नताशा नरवाल जो कि दिल्ली दंगों के आरोप में जो जेल में अभी बंद हैं, उनके पिता ने किस तरह से अपनी बेटी के बारे में क्या कहा कि कैसे वो लोग उन्हीं जिन परजीवियों का जिक्र हो रहा है, जिन पैरासाइट्स का जिक्र हो रहा है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह से बताया कि उनकी बेटी जहां जहां दर्द होता है, जहां जहां संघर्ष होता है, उनकी बेटी वहां मौजूद रहती है। डिसेंट तो बहुत डिसेंट चीज़ है, मतलब आई विल से मैटर ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन ओनली बी डिफेंडेड थ्रू डिसेंट। और कोई तरीका नहीं है ह्यूमन राइट को डिफेंड करने का। आपको चिंता होनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर मेरा ये हक भी ना रहा तो क्या होगा। इसके बाद और इसके दौरान भी दे एंगेज्ड इन रिलीफ वर्क एक्सटेंसिवली। फिर ये कोविड का सिचुएशन आ गया, माइग्रेशन का सिचुएशन आ गया, इनका रिलीफ वर्क में शामिल हो गए वो लोग। सो जहाँ पर सफरिंग है वहाँ मेरी बेटी मिलती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि किस तरह से इन लोगों की पहचान करने की कोशिश हो रही है, जो एंटी नेशनल्स हैं सो कॉल्ड, इनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की ये रिपोर्ट है, बेहद परेशान करने वाली है, जिसमें साइबर वॉरियर्स का जिक्र किया जा रहा है, साइबर वॉलंटियर्स का जिक्र किया जा रहा है। उसमें कहा है कि ये एक ट्रायल बेसिस पे जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इस मॉडल को अपनाया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि कितना इसको फैलाना चाहिए। बाकायदा जो गृह मंत्रालय है
उसके मुताबिक एक नया प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, नया कार्यक्रम, जिसमें वॉलंटियर्स होंगे जो कि चिन्हित करेंगे ऐसे लोगों को जो इलीगल या अनलॉफुल यानी गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप कोई ट्वीट कर रहे हैं या आप इंटरनेट पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर ये जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें अगर आपत्ति है तो वो सरकार से इस बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। वेबसाइट ये कहती है कि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज यानी देशद्रोही जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उन पर ये वॉलंटियर्स नजर रखेंगे। अब यहां हैरानी की बात यह है कि आखिर कौन सा ऐसा कानूनी दायरा है जिसके तहत इन लोगों को ये अधिकार दिया जा रहा है। मैंने अपार गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि इंटरनेट के मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं, इंटरनेट, खासकर इंटरनेट से जुड़ी जो फ्रीडम है, जो आजादी है, उनके मुद्दों पर लिखते रहते हैं। उनसे ही जानने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्याएं हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इस नई स्कीम को लेकर जो भारत सरकार शुरू करना चाहती है। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसके अंदर यह बताया गया है कि गृह मंत्रालय एक ऐसा प्रस्ताव लेके आई है कि वो वॉलंटियर्स रिक्रूट करेगी ऑनलाइन, जो रिपोर्ट कर सके कोई भी पोस्ट जो इलीगल हो या गैर कानूनी हो, पर ऑल्सो वो कोई एंटी नेशनल पोस्ट हो। इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके वजह है सबसे पहले कि भारतीय नियम और कानून जो है वो कई तरीके से ऐसे वेग कानून हैं और ऐसी प्रक्रिया उसके अंदर हैं कि उनसे प्रोसिक्यूशन किसी की भी हो पाती है। हमने हाल ही के दिनों में ये भी देखा है कि ऑनलाइन स्पीच और पोस्ट के लिए काफ़ी विवाद हो रहा है और काफ़ी लोगों पे ऐसी एलिगेशंस लग रही हैं कि वो कोई चीज़ बोल रहे हैं जो सेडिशन है, कुछ एंटी नेशनल पोस्ट है। तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो इस्तेमाल करी जा रही है लोगों के खिलाफ जो कुछ भी सरकार के खिलाफ या उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और ये विभिन्न राज्यों में हो रहा है। अब अगर इसमें और प्रोत्साहन दिया जाए ऐसे लोगों को जो ऐसी कंप्लेंटें बना रहे हैं और डायरेक्टली होम मंत्रालय के साथ, तो बहुत ये बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से, और ये एक ऐसी तरीके की प्रकृति बन जाएगी कि हर एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल करने लग जाएगा। और ये इस्तेमाल ऐसे करा जाएगा कि अगर हम एक दूसरे की बातों से सही तरीके से इफ यू डोंट अग्री विद वन अनदर, अगर हम एक दूसरे की बातें मान नहीं पाए तो एकदम से इसमें कानूनी प्रक्रिया आ जाएगी। तो जो स्पेस ऑफ डिसएग्रीमेंट होती है ऑनलाइन, सिविल डिस्कशन होता है, और एकदम से एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसके अंदर क्लेम और काउंटर क्लेम होता रहेगा, और बहुत बारी पॉलिटिकल स्पीच जो है और जो ओपिनियंस हैं जो क्रिटिकल होते हैं उन्हें बहुत बारी बंद किए जाएंगे। ये जो मुहिम है गृह मंत्रालय की, जिसमें उन्होंने वॉलंटियर इनवाइट किए रिपोर्ट करने के लिए, कोई भी पोस्ट अगर वो गैर कानूनी हो, एंटी नेशनल हो, उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि एंटी नेशनल की कोई परिभाषा नहीं है सबसे पहले, और दूसरा ये पूरी जो मुहिम चलाई जा रही है उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, उसके लिए कोई स्थापित नहीं किया गया है कि इन लोगों को कैसे रिक्रूट किया जा रहा है, इनका काम क्या है और इनको क्या सहायता मिलेगी गृह मंत्रालय से। तो काफ़ी बारी हमने ये देखा है कि जिन लोगों को ऐसा कोई भी दिया जाता है, रिकग्निशन दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है विजिलेंटिज्म। तो विजिलेंटिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सरकार किसी को अनुमति देती है कि वो उसकी कार्यवाही कर पाए, और बहुत बारी देखा जाता है लोग जो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं वो कानूनी प्रक्रिया और बाउंड्रीज के अंदर नहीं करते। जैसे अगर हम किसी को पुलिस का काम दे दें और बोलते हैं आप पुलिस का काम कर सकते हैं, पर वो पुलिस का व्यक्ति नहीं हो, वो कहीं और प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हो, तो कई बारी उसमें दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि वो इस ट्रेनिंग से नहीं आते और वो सारी तरीके के रूल और नियम नहीं मानते, और काफ़ी बारी वो ये अथॉरिटी को मिसयूज भी करते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत एक डेंजरस और एक बहुत कंसर्निंग ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, और ये जो प्रस्ताव गृह मंत्रालय का है इससे हमें सबको थोड़ा सोच के विचार करके इसको देखना चाहिए गहराई से।
तो इन्हें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कैसे नागरिक को नागरिक के खिलाफ खड़ा करने की ये पूरी स्कीम है। सलवा जुडूम का जिक्र हो रहा है। सलवा जुडूम जो आदिवासी इलाकों में माओवादियों से लड़ने के लिए आम नागरिकों को खड़ा किया गया और कैसे उससे जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी हिंसा हुई। क्या ये वही मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फिर गैर कानूनी और गैर संवैधानिक करार दिया और उसके बाद बाकायदा इसको लेकर एक तरह से इसका अंत हुआ। हिमांशु कुमार जाने माने सोशल एक्टिविस्ट जो कि आदिवासी इलाकों में लगातार पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो ये समझते हैं कि ये जो साइबर वॉलंटियर्स हैं ये सलवा जुडूम के मॉडल पर कैसे काम करेंगे और इसके जुड़े हुए जो खतरे हैं उनको वो किस तरह से देखते हैं। सलवा जुडूम दरअसल जो नई आर्थिक नीतियां आई थी जिसमें बड़े देशों की पूंजी गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए सरकारों पर कब्जे किए जा रहे थे, नीतियों पर कब्जा किया जा रहा था। उसी दौर में आदिवासी इलाकों में संविधान को दरकिनार करके 5वीं अनुसूची में जो आदिवासियों को सुरक्षा दी गई है उसका उल्लंघन करके एक गैर कानूनी सेना खड़ी करी गई, जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर करीब 5000 नाबालिग बच्चों से लगा करके लोगों को भर्ती किया गया, उनको 303 राइफल्स दी गई और उन लोगों को आदिवासियों के गांव खाली कराने का काम दिया गया। उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया और फिर सरकार ने, जो भाजपा की सरकार थी वहां पर, उसने वहां पर आदिवासियों के गांव में जाकर उनके घरों को जलाना, औरतों से बलात्कार करना, आदिवासियों की हत्याएं करना, उनके अनाज जला देना, फसलें जला देना, ये सारे काम शुरू किए और 650 गांव उस दौरान उन पर हमला किया गया और जलाया गया। इस सब को लेकर के नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, IAS शर्मा जो रिटायर्ड IAS थे और बहुत सारे लोग कोर्ट में गए। हम लोग भी कोर्ट में गए सलवा जुडूम के खिलाफ और मैंने 500 ऐसे केसेस इकट्ठे किए जिसमें सरकारी फोर्सेस ने आदिवासियों के ऊपर हमले किए थे, अत्याचार किए थे, जिसमें रेप के केसेस थे, किडनैपिंग के केसेस थे, हत्या और घर जलाने के केसेस थे। वो 500 ऐसे केसेस, 519 केसेस मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में दाखिल किए। इसके अलावा और हाई कोर्ट में मामले दाखिल किए, लोकल कोर्ट्स में दाखिल किए। सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया और उसने इसको पूरे मामले को, ये जो सलवा जुडूम का सरकारी अभियान था, इसको संविधान विरोधी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया। जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे उनकी बंदूकें वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि भाजपा सरकार ने उस फैसले को लागू नहीं किया और उसने सिर्फ उनका नाम बदला। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को ऑक्सिलरी फोर्स और बाद में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG के नाम से वो जारी है, आज भी जारी है। और ये एक ऐसा प्रयोग था जिसमें आदिवासियों को ही आदिवासियों के खिलाफ खड़ा किया गया। अभी आप कह रहे हैं कि साइबर वॉलंटियर्स, इसमें ये होगा कि आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक तरीके से सरकार ने पैसा देकर और दूसरे तरीकों से अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। लोग सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनके जो गलत काम है, उनके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये एक तरीके से सलवा जुडूम जैसा ही प्रयोग करने की तैयारी है, जिसमें ये मान लीजिए मैंने मोदी सरकार की किसी बात के खिलाफ लिखा तो मेरे पड़ोस में रहने वाला कोई RSS का बंदा मेरी शिकायत जाकर थाने में करेगा और थानेदार मुझे उठाएगा और जेल में डाल देगा।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।